हेलो गाइस, मैं सुनील पाली हर्षित चौधरी के साथ तीसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो आज का पॉइंट रहेगा वो अपना केल्विन डबल ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज होता क्या है, किस प्रकार काम करता है, और जो अपना व्हाइटस्टोन ब्रिज होता है उसमें और केल्विन डबल ब्रिज में क्या अंतर होते हैं, और अपने पास व्हाइटस्टोन ब्रिज होते हुए भी अपने किस जरूरत पड़ गई केल्विन डबल ब्रिज की। ये जरूरत क्यों पड़ी, ये किस प्रकार का प्रतिरोध मापता है, उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रतिरोध के बारे में। जो अपने प्रतिरोध होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, यानी कि निम्न मान के प्रतिरोध, उच्च मान के प्रतिरोध और मध्यम मान के प्रतिरोध। ठीक है, जो वे प्रतिरोध जो 1 ओम से क्या हो कम हो, क्या हो कम, 1 ओम से कम वाले प्रतिरोध, यानी 1 ओम जिनका प्रतिरोध होता है उनसे अगर कोई कम मान का प्रतिरोध है अपने पास, वो किसके अंदर आएगा, निम्न मान के प्रतिरोध के अंदर आएगा। अगर मेरे पास कोई 1 मेगा ओम का प्रतिरोध है या उससे अगर कोई ज्यादा है, 1 मेगा ओम या 1 मेगा ओम से ज्यादा, तो प्रतिरोध होगा वो आएगा अपने उच्च मान के प्रतिरोध के अंदर। और 1 ओम से कम परंतु 1 ओम से 1 मेगा ओम से कम और 1 ओम से ज्यादा जो प्रतिरोध होगा वो किसके अंदर आएगा, मध्यम मान के प्रतिरोध के अंदर, यानी 1 मेगा ओम से कम और 1 ओम से ज्यादा, इनके बीच के जो प्रतिरोध होंगे वो आएंगे अपने मध्यम मान के प्रतिरोध के बीच। और जो उच्च मान के प्रतिरोध है वो अपन मीटर द्वारा भी माप सकते हैं, परंतु मध्यम मान के प्रतिरोध अपन व्हाइटस्टोन ब्रिज के द्वारा भी माप सकते हैं, मल्टीमीटर द्वारा भी माप सकते हैं, परंतु निम्न मान के प्रतिरोध अपन केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा ही माप सकते हैं या अपन मल्टीमीटर के द्वारा। तो निम्न मान के प्रतिरोध मापने के जिस ब्रिज का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं अपन केल्विन डबल ब्रिज। यानी केल्विन डबल ब्रिज जो होता है निम्न मान के प्रतिरोध क्या करता है, मापता है। तो अपन करेंगे केल्विन डबल ब्रिज के बारे में बात। तो देखिए केल्विन डबल ब्रिज, ये जो अपना व्हाइटस्टोन जो ब्रिज होता है उसके समान ही कौन होता है, केल्विन डबल ब्रिज। जिस प्रकार अपना व्हाइटस्टोन ब्रिज काम करता है उसी प्रकार काम कौन करता है, केल्विन डबल ब्रिज काम करता है। तो ये मेरे पास एक व्हाइटस्टोन ब्रिज, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे मैंने क्या दिया सप्लाई, ये मैंने लगा दी बैटरी, और यहाँ पे मेरे पास है P, Q, R और S, यानी कि मेरे पास P, Q और RS का अनुपात, यानी P बटे Q का अनुपात और R बटे S के अनुपात से बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए ये दोनों अनुपात। तो अपना जो गैल्वेनोमीटर उसके अंदर बहने वाले करंट यानी कि IG, गैल्वेनोमीटर की करंट का मान क्या हो जाएगा, 0। तो उस समय अपना परिपथ जो कहलाएगा वो कहलाएगा संतुलित परिपथ। अगर ये संतुलन की स्थिति आ जाए तो अपना जो R है यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध, उस अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, यानी P बटे Q बराबर R बटे S का अनुपात अगर बराबर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट का मान क्या हो जाएगा, 0। और ये परिपथ अपने क्या कहलाएगा, संतुलित। और संतुलित परिपथ जब आ जाए अपने पास तो अपन किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, R का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित कौन है, सबसे पहले मैं बात निकाल लेता हूँ यहाँ से अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध अपना R, अगर मैं इसको ले जाना चाहूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बटे Q इंटू S। ये मेरे पास किसके अंदर होता है, व्हाइटस्टोन ब्रिज के अंदर। तो मैं यहाँ पे व्हाइटस्टोन ब्रिज का लिख लेता हूँ फॉर्मूला, P बटे Q इंटू S। ये हो गया मेरे पास व्हाइटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो अपना केल्विन डबल ब्रिज होता है उसमें और ये अपना जो अपना व्हाइटस्टोन ब्रिज होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो यहाँ पे भुजा दी गई है मेरे पास, ये वाली भुजा, यहाँ पे मैंने जो अपना ये वाला ब्रिज था व्हाइटस्टोन ब्रिज, उसके अंदर ये भुजा चल भुजा नहीं थी, ये भुजा क्या थी मेरे पास, फिक्स भुजा थी। और यहाँ पे जो ये प्रतिरोध दिए गए, ये P और Q तो क्या थे, फिक्स मान के, S क्या था, परिवर्तनीय मान का एक प्रतिरोध था। पर यहाँ जो अपना केल्विन डबल ब्रिज होता है उसके अंदर R और S क्या होते हैं, फिक्स मान के प्रतिरोध होते हैं। P, Q, S क्या होते हैं, फिक्स मान के प्रतिरोध।
परंतु आज मेरे पास क्या होता है अज्ञात प्रतिरोध, जिसको मेरे को मान ज्ञात करना है। परंतु यहाँ पे जो ये वाली जो भुजा होती है, ये क्या होती है, चल प्रकार की भुजा होती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। ये क्या होती है मेरे पास एक चल भुजा, इसको मैं खिंचा सकता हूँ इधर और उधर। ये होता है मेरे पास मेन पॉइंट, किसके अंदर, केल्विन डबल ब्रिज के अंदर। इस भुजा को मैं क्या कर सकता हूँ, परिवर्तित। ये जो मेरे पास ये वाला यहाँ से जो दिया गया है, इसको बोलते हैं अपने कनेक्टिंग लीड, जो इसको दोनों प्रतिरोधों क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। इसके प्रतिरोध की मैं बात करूं, इसको नगण्य प्रतिरोध मान लिया जाता है, जब इसको खिसकाते हैं, इससे कुछ न कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कनेक्टिंग लीड को जोड़ देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे आर प्रतिरोध लगा देता हूँ, तो इसको मैं खिसका के इनका अनुपात क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ, निम्न मान के प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। तो देखिए मैं इस पूरे प्रतिरोध को क्या मान लेता हूँ, इसके कनेक्टिंग लीड का जो प्रतिरोध है उसको मान लेता हूँ आर। और ये वाले भुजा मध्य में रहते हैं, यानी मैं इसको नाम दे देता हूँ पी, ए बी सी और डी। यानी कि अपनी जो कनेक्टिंग लीड वाली जो भुजा है, ये वाली, ये अगर डी के ऊपर रहती है, यानी कि जो आर प्रतिरोध था अपना कनेक्टिंग जो भुजा थी, उसको वो कहाँ पे बंट जाएगी, दो भागों में बराबर बंट जाएगी। यानी कि R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, R। यानी कि इधर वाला जो प्रतिरोध है उसको मैंने R1 मान लिया, इधर वाला जो प्रतिरोध है उसको मैंने R2 मान लिया। यानी कि R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा, तो कुल प्रतिरोध बराबर R हो जाएगा। यानी कि इधर वाली भुजा प्लस उधर वाली बराबर, कुल इसका कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि इस प्रतिरोध अगर जोड़ दूं तो इसके साथ तो ये पूरा प्रतिरोध आएगा नहीं आएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, पूरा प्रतिरोध। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, R1 प्लस R2 बराबर R लिख लिया। अब बात करता हूँ मैं रेशियो की, जो अपना R1 अनुपात R2 का जो रेशियो है वो इक्वल रखा जाता है किसके, P/Q के अनुपात पे। यानी कि अपना जो केल्विन डबल ब्रिज होता है उसके अंदर R1 और R2 का जो अनुपात है वो P/Q के अनुपात से क्या रखा जाता है, इक्वल रखा जाता है। तभी अपने पास क्या हो पाएगा, संतुलित हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है तो अपने क्या हो जाएगा, जो ये ब्रिज होगा वो सीधे काम में नहीं करेगा। इसलिए सबसे जो इस ब्रिज के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अब वो है ये वाला, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है वो रखा जाएगा P/Q के अनुपात के बराबर। और मैं यहाँ से क्या R2 का मान निकालना चाहूँ या R1 का मान निकालना चाहूँ, मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, वो करेंगे पर बाद में बात। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, इसकी। यानी कि अपना जो R1 प्लस R2 है मेरे पास, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। ये मेरे पास हो गया R1/R2 बराबर P/Q के अनुपात के बराबर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अज्ञात प्रतिरोध की। अज्ञात जो प्रतिरोध R वो किसके है, वेटस्टोन ब्रिज के अनुसार P/Q इंटू S के बराबर है। ठीक है, अब परंतु मेरे पास यहाँ पे क्या है, R तो दिया गया है, परंतु R के समीकरण में मेरे को R1 भी दिया गया है। तो मैं R जो प्रतिरोध वो अकेला नहीं है, वेट जो अपना केल्विन ब्रिज है उसके अंदर, तो मैं इसके अंदर क्या जोड़ देता हूँ, R प्लस R1 बराबर P/Q के जो प्रतिरोध है उनके समीकरण में कोई प्रतिरोध एक्स्ट्रा नहीं जोड़े गए। जो एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ा गया आपको वो किसकी श्रेणी में जोड़ा गया, S के। तो मैं S के समीकरण में क्या जोड़ देता हूँ, R2। परंतु ये मेरे पास समीकरण नंबर हो गई 1। परंतु यहाँ पे जो मान दिया गया है यानी R1 और R2, मेरे पास पहले से R जो प्रतिरोध था वो अज्ञात था, R1 भी मेरे पास अज्ञात है, R2 भी मेरे पास क्या है, अज्ञात। इन प्रतिरोधों निकालने के लिए यहाँ पे कितने अज्ञात कितनी आ गई, 3, R1 R और R2। और इन तीनों में से मेरे को दो चीजें पता लग जाएंगी, यानी कि कोई भी दो चीजें अगर पता लग जाए तो तीसरी चीज मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। दो चीजें अगर पता करनी है, यानी कि R1 और R2 अगर मान अपन यहाँ से पता कर लें तो अपने पास अज्ञात प्रतिरोध है उसको आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। ये सबसे पहले बात करेंगे R1 की, यानी कि अपने R1 और R2 मान के, तो मैं बात करता हूँ R1 और R2 निकालने की। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ आपको मैं, R1 और R2 का जो रेशियो होता है वो P/Q की रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो
तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, दोनों में एक एक जोड़ देता हूँ। R1 बटे R2 के अनुपात में मैंने क्या जोड़ दिया, 1, P बटे Q के अनुपात में मैंने क्या जोड़ दिया, 1। तो दोनों में मैं एक एक जोड़ता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे तो मैंने R2 दे दिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया R1। इधर से जब यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं क्या मान लिया, 1 यहाँ पे मान लूंगा, मेरे पास क्या आ गया R2, यानी कि R1 प्लस R2 का जो रेशियो होगा, R1 प्लस R2 जो क्या हो जाएगा R2 इक्वल, यहाँ पे जो P बटे Q दिया गया उसके अंदर मैंने क्या बोला था, 1। इसके अनुपात में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या मान लेता हूँ मैं, 1। फिर मैंने यहाँ पे 1 माना, मैंने धुतम क्या ले लिया, Q। फिर Q का धुतम आ गया मेरे पास, Q से क्या हो गया कैंसर, तो फिर क्या बच गया P। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, Q आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया Q। जब मैं यहाँ से क्या करना है, मेरे को R2 निकालना है, तो R2 में यहाँ पे कैसे निकालूंगा, इनको मैं क्या करता हूँ, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा R2, Q बटे P प्लस Q, R1 प्लस R2। ये मेरे पास समीकरण कौन सी बनेगी, 2 नंबर, ठीक है। अब देखिए जो मेरे पास R, अगर मेरे को R1 का, ये मेरे पास R2 आया है, और मेरे को R1 का मान अगर निकालना है, तो मैं दोनों समीकरणों को क्या करेगा, सबसे पहले वज्र गुणा करके उल्टी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको वज्र गुणा करके क्या किया, R2 बटे R1 बराबर Q बटे P करके समीकरण को क्या करके उल्टा, दोनों को क्या करके मैंने चेंज कर दिया है, दोनों में मैं क्या जोड़ देता हूँ, 1। जिस प्रकार में यहाँ पे 1 जोड़ा, उसी प्रकार में यहाँ पे किसी जोड़ देता हूँ 1 को। तो मेरे पास क्या आ गया, वही बात मैंने लघुगणक में शुरू किया, तो मेरे पास आ गया R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1, और इधर क्या आ गया मेरे पास अनुपात 2 प्लस P बटे P, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो R1 आया, यानी मैं इसको वज्र गुणा करूंगा तो R1 जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, P बटे Q प्लस P ब्रैकेट R1 प्लस R2। अब देखिए ये मेरे पास समीकरण नंबर होगी 3। अगर यहाँ पे मेरे पास क्या R1 प्लस R2 है, फिर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे R1 प्लस R2 किसके बराबर है, R के बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, R, और यहाँ पे भी मैं इसको क्या लिख दूँ, R। तो मैं यहाँ पे R1 और R2 को मान क्या करूँ, यहाँ पे अगर लिख दूँ तो क्या होगा, देखिए R प्लस R1 का जो मान है, मेरे पास R1 का मान क्या है, P बटे Q प्लस P, ठीक है। और इसके जो गुणा में वो क्या है, R गुणा में R1 प्लस R2 गुणा में, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया था, R लिख दिया था, इसके बाद R1 प्लस R2 का मतलब क्या है R, इसलिए मैंने क्या लिख दिया R। तो यहाँ पे क्या लिख दिया R बराबर P बटे Q S प्लस R2 का मान जो मेरे पास आया वो क्या था, Q बटे P प्लस Q R1 प्लस R2, पर तो R1 प्लस R2 को मैंने क्या लिख दिया, R लिख दिया था। तो मैं इसलिए क्या लिख देता हूँ, Q बटे P प्लस Q इंटू R, मेरे पास क्या होगी अभी बात। अब मैं क्या करता हूँ इसको, R प्लस PR बटे Q प्लस P, और यहाँ पे जो P है ये सभी के साथ क्या होगा, गुना होगा, तो P को S के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या है, PS जो है Q प्लस P को अगर Q के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, मेरे पास क्या है P Q, और ये जो R इसी के साथ क्या मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई P प्लस Q, यहाँ पे क्या है Q भी जो इनके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया Q से Q क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, R प्लस PR जो है Q प्लस P, यहाँ पे क्या है मेरे पास PS बटे Q प्लस PR बटे P प्लस Q, ठीक है। ये मेरे पास समीकरण आ गई। अब देखिए यहाँ पे PR बटे क्या दिया गया, P प्लस Q दिया गया है, यहाँ पर भी क्या मेरे पास PR प्लस Q प्लस P है कि बात Q प्लस P हो या P प्लस Q हो, दोनों क्या समान, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट। तो R बराबर क्या बच गया मेरे पास, PS बटे Q, यानी कि PS बटे Q बच गया। ये था मेरे पास किसका, व्हाइटस्टोन ब्रिज के अनुसार केल्विन ब्रिज का। बल्कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, केल्विन ब्रिज जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये ऐसा कोई केल्विन ब्रिज होता नहीं है।
ये था एक वेटिशन ब्रिज और समानता मैंने किसी की थी केल्विन डबल ब्रिज। अब जो केल्विन ब्रिज है उसके अगर बात करूँ डीएलटी के अंदर जो केल्विन ब्रिज होता है उसमें तो होता क्या है, उसका अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहूँ कैसे बना सकता हूँ, तो देखिए केल्विन डबल ब्रिज इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको बताता हूँ ये मेरे पास क्या है एक भुजा बी भुजा, ये मेरे पास क्या है क्यू भुजा, ठीक है। जिस प्रकार वेटिशन ब्रिज के अंदर था यहाँ पे मेरे पास क्या है आर भुजा, यहाँ पे मेरे पास क्या है एस भुजा, और यहाँ पे मेरे पास क्या है कुछ भी नहीं दिया है, इसे मैं क्या कर देता हूँ सीधा छोड़ दिया था किसके द्वारा कनेक्टिंग लीड, ये मेरे पास क्या है कनेक्टिंग लीड, और यहाँ से मैं क्या ले रहा था गैरो मीटर, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ प्रतिरोध, यहाँ पे भी एक प्रतिरोध मैंने जोड़ा था, ये इसको मैं लिखता हूँ स्मॉल बी से स्मॉल टू से, ठीक है, स्मॉल बी से स्मॉल क्यू से, ये जो प्रतिरोध दिए गए इसको कैपिटल पी और कैपिटल क्यू से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको दर्शा रहा हूँ तो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू से दर्शा रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है आप प्रतिरोध यानी कनेक्ट हो जाती है वो वाला, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ जोड़ता हूँ गेट, ठीक है, जोड़ती यहाँ पे गेट, ये मेरे पास क्या है केल्विन डबल ब्रिज का डीएलटी वाला डायग्राम ये होता है, इसके अंदर क्या जोड़ा जाता है पी क्यू आर प्लस पी क्यू, ये मुझे जोड़ी जाती है, मैंने उनको जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे भी आपको डायग्राम दिख रहा है कि किसी अनुसार डेल्टा के अनुसार, अब डेल्टा के अनुसार तो मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो नहीं पाएगा, तो डेल्टा मेरे को किसमें परिवर्तित करना पड़ेगा स्टार के अंदर। अगर मैं आप इसके चिंता में और भी कुछ तरीके हैं कि मैं आपको जो तरीका बताऊँगा वो सबसे आसान तरीका शॉर्ट तरीके में बताऊँगा, उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं और किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं जो इक्वेशन बनेगी इसकी मैं सबसे पहले क्या करूँ उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो जो है लंबा नहीं हो, इसी सबसे पहले इसको लिख देता हूँ इक्वेशन को, देखिए जो इक्वेशन लिखता हूँ क्या इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है। तो बात करता हूँ इक्वेशन के बारे में, यानी कि अपना जो केल्विन डबल ब्रिज होता है उसमें P मान का फैक्टर, Q मान का फैक्टर, R मान का फैक्टर, S मान का फैक्टर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो P और Q दिया गया है यानी कि ये क्या है मेरे पास जो परिवर्तनशील का प्रतिरोध ये मेरे डेल्टा में दिए गए हैं। यहाँ पे आज इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है कनेक्टिंग लीड, जिस प्रकार मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो आपको यहाँ पे आ रही कनेक्टिंग लीड जोड़ी जाती है, इनके बीच में क्या होता है परिवर्तनशील लीड होती है जो क्या करती है इसके ऊपर गति करती है। इस प्रकार मैंने इसको जोड़ दिया, ये होता है अपना रियलिटी वाला जो डायग्राम होता है केल्विन ब्रिज वो। अब अगर इस डायग्राम में मैं सबसे पहले क्या करूँगा डेल्टा वाले प्रतिरोध इनके साथ जोड़ना क्या नहीं होता संभव नहीं होता। और सबसे पहले अपना इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले इक्वेशन ऐसी स्टार्ट होती है यानी कि ये जो डेल्टा वाला जो प्रतिरोध दिया गया उसको किसमें परिवर्तित करना पड़ेगा स्टार के अंदर। अब स्टार के अंदर परिवर्तित करूंगा कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको इस जो आपके डेल्टा वाला जो प्रतिरोध दिया गया है इसको सबसे पहले मैं करता हूँ स्टार में परिवर्तित। इसको मैं उठाते हुए यहाँ पे करूँ, यहाँ पे लेके आऊँ तो यहाँ पे क्या मेरे पास वहाँ पे मेरे पास P था, यहाँ पे मेरे पास क्या था Q, और यहाँ पे मेरे पास क्या दिया गया था R। अब इसको मैं स्टार के अंदर अगर स्टार बनाऊँ मैं तो यहाँ पे जो एक्स प्रतिरोध बनेगा वो किसके मध्य बनेगा P और R के मध्य, जो Q और R के मध्य जो प्रतिरोध बनेगा उसको नाम देंगे Y, और Q और P के मध्य जो प्रतिरोध बनेगा उसको नाम देंगे Z। अब सीधा सा जो साधारण तरीका या ट्रिक के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार आप बात कर सकते हो, अगर उसकी इक्वेशन निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जब मैं एक्स का प्रतिरोध निकालना यानी डेल्टा को स्टार के अंदर परिवर्तित करना पड़े तो जो पास वाले प्रतिरोध यानी एक्स निकालने में दोनों के मध्य क्या निकालना है प्रतिरोध, एक्स अगर प्रतिरोध निकालना तो पास वाले दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल डिवाइड बाई ये जो तीनों प्रतिरोध दिए गए हैं इनका योग डिवाइड के अंदर कर देना है। ये मेरे पास क्या किसका प्रतिरोध आ जाएगा एक्स का। इसी प्रकार मैं अगर वाई की बात करूँ तो मेरे पास जो पास वाले जो प्रतिरोध दिए गए इनका गुणनफल डिवाइड बाई तीनों प्रतिरोधों का योग, जिस प्रकार इसके अंदर हमने किया था। अब बात करो किससे प्रतिरोध जेड की, अगर मेरे को जेड का प्रतिरोध निकालना पड़े तो मैं क्या करूँगा पास वाले दोनों प्रतिरोध उनका गुणनफल यानी जेड ये यहाँ पे पास में कौन P और Q,
डिवाइड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर इन तीनों का योग। इस प्रकार मैं एक्स का प्रतिरोध, वाई का प्रतिरोध और जेड का प्रतिरोध निकाल सकता हूँ। अब बात करता हूँ जो ये परिपथ था वो किसके अनुसार बन जाएगा, ये जो वहाँ पे जो पी दिया गया है यहाँ पे पी आ जाएगा, वहाँ पे जो क्यू दिया गया वो यहाँ पे क्यू आ गया मेरे पास, जो वहाँ पे आर दिया वो आर आ गया, जो वहाँ पे एस दिया तो मेरे पास एस यहाँ पे आ गया। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स वाई और जेड का प्रतिरोध निकाला है, यानी इसको मैंने सोल्व किया तो इससे मिल गया स्टार के अंदर। जब स्टार पॉइंट बनेगा तो यहाँ पे कैसे बनेगी, अगर ये हटा दूँ यहाँ से, यहाँ पे कैसे बनेगा, इससे ये यहाँ से बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखिए यानी बी के जो आर के समीकरण में कौन जुड़ा, ये वाला प्रतिरोध, एस के समीकरण में ये वाला जो प्रतिरोध जुड़ा वो किसके समीकरण जुड़ा है, जी यानी गैल्वेनोमीटर के समीकरण में। तो मैं सबसे पहले नीचे वाले प्रतिरोध की बात करता हूँ। तो आर के समीकरण में कौन जुड़ गया, मान लीजिए एक्स जुड़ गया मेरा, और वाई के समीकरण में कौन जुड़ गया, एस। ये दोनों प्रतिरोध इसके समीकरण में जुड़ गए। अब मैंने जो दूसरी पहले अगर मैं बात करता हूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये जो पी बटे क्यू होता है इनका रेशियो किसके बराबर होगा, जो R1 बटे R2 के बराबर किसका रेशियो होगा, पी बटे क्यू। परंतु वहाँ पे मैंने R1 को R2 माना था, यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या माना था, अभी जो जो डायग्राम था मेरे पास ये था, यानी यहाँ पे R पी स्मॉल पी और स्मॉल टू, यानी कि वहाँ पे मैंने R1 और R2 माना था, यहाँ पे मेरे को क्या मानना पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, यानी कि पी बटे क्यू का जो मान होगा वो आर बटे एस वेइट के अनुसार होगा। परंतु यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया है पी बटे क्यू का रेशियो है वो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू यानी स्मॉल R1 और R2 अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको पहले। तो मैं आगे बात करता हूँ, अगर मैं वेइट के अनुसार बात करूँ उसमें फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। अगर मैं यहाँ से आर क्या मेरे पास है ज्ञात प्रतिरोध, आर का मान का मेरे को निकालना है, एस को मैं क्या करती हूँ चले जाते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा पी बटे क्यू इंटू एस। अब देखिए परंतु यहाँ पे आर मेरे पास अकेला नहीं है, आर के साथ कौन है एक्स, एक्स को आर के अंदर जोड़ना पड़ेगा मुझे, तो मैं आर के अंदर क्या जोड़ता हूँ एक्स, तो एस भी मेरे पास क्या नहीं है, अकेला नहीं है, एस के साथ कौन है वाई, तो एस के साथ मैं वाई को जोड़ता हूँ। अगर एस के साथ वाई को मैं अगर जोड़ूँ यहाँ पे बात करूँ तो मैं एस के साथ किसको जोड़ दिया वाई को, तो एस के अंदर वाई को जोड़ के मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो बन गया ये वाला, ठीक है। अब मैं बात करूँ आगे तो आर प्लस एक्स का मान जो मेरे पास है, तो वहाँ पे अभी तो जब अपने बात की थी वेइटेशन ब्रिज के अंदर, वहाँ पे मेरे पास R1 आया था, यहाँ पे मेरे पास क्या आया था R2, वहाँ पे अपने मान निकाल R1 और R2 का क्या रखा था, मान रखा था। परंतु अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x और y का मान रखना पड़ेगा। x का और y का मान मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, x का मान क्या है पी आर बटे पी प्लस क्यू प्लस आर, x मैंने क्या रख दिया पी आर बटे पी प्लस क्यू प्लस आर। y किसका अगर मैं मान रखना तो किसका y का जो मान है मेरे पास क्या है क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर, y किसका मान रख दिया क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर, इसका मान मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए अगर ये पी बटे एस है, पी बटे क्यू जो है यहाँ पे वो एस के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा पी एस बटे क्यू, तो मैं यहाँ पे क्या आएगा पी एस बटे क्यू। अब ये पी एस यहाँ पर एस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके साथ भी क्या होगा मल्टीप्लाई, तो पूरा इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या चला जाएगा पी नीचे क्या आ जाएगा क्यू, यानी नीचे वाली संख्या से क्यू मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली संख्या से कौन मल्टीप्लाई होगा पी। अब मैंने यहाँ पे पी क्यू लिख दिया, अब क्यू को मैंने एक बार बाहर रखा क्योंकि ये इक्वेशन को कम करनी है, बहुत बड़ी इक्वेशन हो चुकी है, इसको क्या करना है काटना है अभी मेरे को, इसलिए मैं इस क्यू को काटना चाहता हूँ बाहर। परंतु यहाँ पे देखिए जो क्यू दिया गया मेरे पास ये वाला क्यू और ये वाला क्यू, ये मेरे पास स्मॉल क्यू और ये मेरे पास क्या है कैपिटल क्यू, बस दो समान ही हो सकते। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था पी बटे क्यू का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, पी बटे क्यू के बराबर होते हैं, यानी कि पी का जो मान होगा स्मॉल पी के बराबर होगा, क्यू का मान जो होगा किसके बराबर होगा कैपिटल क्यू के बराबर। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये वाला क्यू किससे कट जाएगा, इस क्यू से कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया पी आर बटे पी प्लस क्यू प्लस आर बच गया नीचे। अब यहाँ पर भी क्या है पी आर पी प्लस क्यू प्लस आर है, ये और ये क्या बराबर, तो मैंने इसको क्या करके काट दिया, यहाँ पे क्या बच गया आर, यहाँ पे क्या बच गया पी एस बटे क्यू, ये अपने पास क्या आ गया जो अपना केल्विन डबल ब्रिज है इसका फॉर्मूला आ गया।
ये था मेरे पास केल्विन डबल ब्रिज। अगर अब मैं बात करना चाहूँ केल्विन डबल ब्रिज के बारे में कुछ और पॉइंट्स की, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये एक ऐसा ब्रिज होता है जो क्या कहते हैं बहुत कम मान के प्रतिरोधों को एक्यूरेसी के साथ मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आग में प्रतिरोध मापना हो मेरे को तो इस केल्विन डबल ब्रिज का यूज मैं कर सकता हूँ। इसके अंदर मैंने बता दिया ये तरफ बुझाई होती है, ये मेरे पास जो कुल प्रतिरोध दिए जाते हैं कितने होते हैं 1 2 3 और 4 5 6, यानी कि यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 6 प्रतिरोध। और आर यहाँ पे क्या होता है एक रैंक की लीड होती है ना कि प्रतिरोध। इससे थोड़ा बहुत क्या होता है प्रतिरोध होता है, इसको मैं क्या करता हूँ बांटता हूँ बाद में, ठीक है। ये वाला जो वीडियो है वो अपना यहीं तक रहेगा। इस वीडियो के अंदर अपने केल्विन डबल ब्रिज के बारे में बात की, यानी केल्विन डबल ब्रिज होता है क्या, कैसे काम करता है, और व्हाइट स्टोन सेतु और केल्विन जो डबल ब्रिज होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस होती है, वो समानताएं क्या क्या होती है, अंदर वो क्या होता है समान ही होते, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मैं बता सकता हूँ आपको ये इतना डिफरेंस होता है केल्विन और अपने व्हाइट स्टोन ब्रिज के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर अपन यहीं तक बात करेंगे, और अगला वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर अपन और भी ब्रिज जैसे 20 की ब्रिज, इनके अलावा और भी ब्रिज होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, या अपन जो अपने और इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।